नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा टीवी की हमारी इस खास पेशकश आईडीए यानी कि इंडियन डिफेंस एनालिसिस में। मैं हूं अनुराग पुनित आपके साथ। किसी भी जंग में अंतिम फतेह अक्सर आर्मी यानी कि थल सेना को हासिल करनी पड़ती है, लेकिन आर्मी को अपनी मंजिल तक करीब लाने के लिए वायुसेना एयरफोर्स की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। कल के करगिल युद्ध के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से एलओसी पर बिना भारतीय वायुसेना के पाकिस्तानी घुसपैठियों को एक तरह से भगाने में उनके ठिकानों को तबाह कर पाना मुश्किल था। भारतीय थल सेना की कार्रवाई के बाद यह स्थिति आसान हुई, यानी कि एक मजबूत वायुसेना भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी ज़रूरत है। लेकिन एक मजबूत वायुसेना को मेंटेन करना उतना आसान नहीं है, बहुत पैसा इसमें लगता है। वायुसेना के एक एक जहाज़ लगातार कहा जा रहा है कि अब अगर स्क्वाड्रन की बात की जाए तो 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन अभी की स्थिति में ये स्थिति एक खतरनाक लेवल पर जा रही है। पिछले वायुसेना चीफ ने कहा था कि करीब 200 लड़ाकू विमानों की ज़रूरत की अभी कमी है। उसकी भरपाई के लिए भारत को तमाम कोशिशें करनी होंगी। कुछ समय पहले फ्रांस के साथ राफेल विमानों का सौदा हुआ। पहले बात 126 विमानों की थी, लेकिन अंतिम फैसला 36 पर आकर टिका। भारत और रूस के बीच में लंबे समय से 5th जनरेशन फाइटर्स को लेकर बातें चल रही हैं। तकरीबन 2007 से बताया जा रहा है कि 2013 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे पर बात अटकी हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में फिर बताया गया कि इसमें तेजी आई है। तो क्या अब रूस भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तकनीकों का हस्तांतरण करने पर राजी हो गया है? इस बाबत फैसला जून में प्रधानमंत्री के रूस प्रवास के दौरान लिया जा सकता है। और आखिरकार भारत इस बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर इतना आमादा क्यों है? इन सभी विषयों पर आज हम करेंगे आईडी में चर्चा 3 खास मेहमानों के साथ। पहले मेहमानों का परिचय। हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल कपिल काक साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत सर। हमारे साथ रिटायर्ड एयर कमांडोर त्रिलोकचंद मौजूद हैं और साथ ही रक्षा मामलों के पत्रकार रंजीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का स्वागत, लेकिन उनसे पहले चर्चा करें उससे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को। दशकों से रूस रक्षा क्षेत्र में भारत का सबसे अहम साथी रहा है। पिछले 1.5-2 दशक में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों के बावजूद आज भी 70% के करीब भारत की रक्षा जरूरतें रूस पूरी करता है। पिछले करीब 1 दशक में भारत इस संबंध को एक नया आयाम देने की कोशिश में है। 2007 में ही भारत और रूस ने मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने पर रजामंदी बना ली थी, लेकिन 25 अरब डॉलर के करीब का ये प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हो पाया है। एक बड़ी वजह भारत की उस शर्त को माना जाता है जिसमें रूस से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान संबंधित टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत को होना है। इस कारण वर्षों से लटके प्रोजेक्ट में अब एक नया मोड़ आता दिख रहा है। भारतीय रक्षा सूत्रों की माने तो एक जॉइंट वेंचर होने के कारण भारत को पूरी तकनीकी जानकारी लेने का हक है। खासकर रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बेहद पेचीदा मसला होता है। जहां अरबों डॉलर दांव पर हों, वहां अब तक रूस की कोताही समझी जा सकती है। सवाल है कि अब ऐसा क्या हो रहा है जिससे मॉस्को से तकनीकी हस्तांतरण के संकेत मिल रहे हैं। रूस की आर्थिक स्थिति एक पहलू हो सकती है, लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो लक्ष्य साफ है। वायुसेना में स्क्वाड्रन की कमी को भरना भारत की एक जरूरत तो है ही। 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर लगाने के बाद भविष्य में अपग्रेड के लिए भारत रूस पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता। सुखोई सौदे में हुई गलती से भारत ने सीख लेने की कोशिश की है। करीब 250 सुखोई की असेंबलिंग करने के बावजूद आज भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने दम पर सुखोई फाइटर बनाने की स्थिति में नहीं है। जून में जब प्रधानमंत्री मोदी रूस का दौरा करेंगे तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तस्वीर शायद पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कपिल सर, पहली शुरुआत में इसी से कि हम इस पर तो बात करें, लेकिन हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ जो लेवल पे है, कि हमारी जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ आई है, ये जिस लेवल पर है वो आप कितना डेंजरस मानते हैं? और अभी जिस स्पीड से इस गवर्नमेंट ने आके थोड़ा सा रफ्तार पकड़ी है, अभी भी आपको लगता है कि कुछ साल लगेगा जब तक हम उस लेवल पर आ पाएँ, मिनिमम लेवल पर? देखिए, आपने तो खुद ही शब्द इस्तेमाल किया है, खतरनाक स्थिति। जी। और अब हालत ये है कि इस वक्त कोई 32-33 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन हैं, जी, जबकि सरकार ने खुद अप्रूव की है 62 की युद्ध के बाद 45 स्क्वाड्रन। तब उतने सालों में कहते आ रहे हैं ठीक है आप 40-42 के बीच में मेंटेन कीजिए, वो भी नहीं है जी। संसद की जो समिति है, रक्षा समिति है, वो कह रही है कि जैसे हम जा रहे हैं
ये बहुत खतरनाक मामला, ये गंभीर स्थिति है। संसद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर इस रास्ते पे ऐसे ही चले, आप रफ्तार नहीं बढ़ाते, तो 2027 में मतलब एक दशक के बाद लड़ाकू विमानों की संख्या 19 होगी, वो पाकिस्तान से भी कम है। जी जी। तो ये है खतरनाक, आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट शब्द इस्तेमाल किया है। क्या इस सरकार ने कुछ किया? हाँ, 126 विमान खरीदने थे, उन्होंने कहा 36 खरीदिए, फिर आगे देखेंगे। जबकि ये हालात है। तो मैं किसी सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार हो या पुरानी सरकार हो, बात ये है जैसे आपने बहुत ही रणनीतिक एक पहलू दिखाया है कि अगर आपके पास एक क्षमतापूर्वक वायुसेना नहीं है तो आपके जो कोई भी नौसेना या थल सेना के कार्यक्रम हो वो फट हो जाएंगे। मैं इसका इस्तेमाल कहता हूँ, ये एक वायुसेना की एयर डोमिनेंस एक रामचंद्र जी की छतरी है, उसके नीचे जो कुछ भी आप करेंगे उस छतरी के बिना काम नहीं होगा। ये है अहमियत वायुसेना की एयर डोमिनेंस की। कोई युद्ध देख लीजिए पिछले 25 सालों में, जहां भी देश की वायुसेना क्षमतापूर्वक नहीं थी, इराक की देखिए, अफगानिस्तान की देखिए, सीरिया की देखिए, क्या हाल हुआ उन देशों का, तितर बितर हो गए। इससे एक जुड़ा सवाल ये भी आता है कि इंडिया ने शुरू से ही जो क्या कहना चाहिए, एयर पावर सेंट्रिक जो अप्रोच होनी चाहिए, मतलब संभवतः सरकार की तरफ से होता कि एयर पावर्स को संभवतः उतना प्रोमिनेंस मिलती जो अभी थल सेना के पास चली गई है, वैसी अप्रोच नहीं रखी, क्योंकि आने वाला समय किस तरह का होगा, युद्ध कैसे होंगे, अमेरिका के पास है या फिर सारे नेटो फोर्सेस के पास है, या तमाम वो जो फोर्स देश होंगे जो कि आगे अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई कम हो एयर पावर से जाकर कर लें। बिल्कुल उचित मुद्दा उठाया है अनुराग जी आपने, लड़ाई कम हो। आज कल का जो माहौल है, सारे अगर आप सारे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन देखें, माहौल है आपको डिटरेंस की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल। और डिटरेंस के लिए जैसे कहते हैं खूबसूरती में अगर आप देखें तो इट लाइज इन द आई ऑफ द बेहोल्डर। आंखों में क्या खूबसूरत है क्या नहीं है। आपके जो दुश्मन हैं उनकी आंखों में दिखना चाहिए कि आप क्षमतापूर्वक हैं या नहीं है। तो इस वक्त लगता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ भारत कमज़ोर है, ये बिल्कुल नहीं कहना है। अगर युद्ध भी होगा उसमें वो निकल आएंगे। अगर हाँ आपके कानों से खून निकलेगा, दुश्मन के नाक से हम खून निकालेंगे। मगर डिटरेंस, बड़ी कन्वेंशनल पारंपरिक डिटरेंस जो है इसकी, और वही परमाणु शस्त्रों की डिटरेंस भी, ये बिल्कुल काबू में हो, ये दिखनी चाहिए। हमारे जो कोई भी देश हैं हम हमारी बुरी नज़र से देख रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई सैनिकी कार्रवाई की मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वायुसेना के जो प्रायोरिटी की बात आप कही है, ये 71 से चलती आ रही है। मगर ऐसा हुआ है कि देखें, ये भी सोचना है कि हमारा 4000 किलोमीटर का हमारी सेना है, एक तरीके की बॉर्डर है चीन के साथ, 3,500-4,000 का। तो उस बॉर्डर को मैन करना है। आपको पता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पिछले 27 साल से हम लगे हुए हैं, वहाँ पे भी सेनाएं मौजूद हैं, नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं। तो आपको इसीलिए थोड़ा आर्मी को ज़्यादा देना पड़ता है। जो परसेंटेज अभी आ रही है 56% इस वक्त आर्मी को जाता है, कोई 20% भारत वायुसेना को जाता है, और 14-15-16% नौसेना को, बाकी R&D में जाता है। मगर इस सब को बढ़ोतरी देनी है। ये कहना चाहता हूँ कि जब 62 की युद्ध हुई थी, 1.59% हमारा GDP था उस टाइम पे, वो हम रक्षा पे कर रहे थे। 1.59, और हमने कितनी बुरी हार माननी पड़ी चीन के बाद। आज हम 1.60% पे, उसी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हैं, क्योंकि खतरे बड़े हैं इन सालों में। अब चीन और पाकिस्तान मिलजुल के हमारे सामने एक जॉइंट एक खतरा बन रहा है। और आपको याद होगा वायुसेना अध्यक्ष जो वाइस चीफ थे 1 साल पहले, उन्होंने तो सारे देश को बताया है कि हमारी वायुसेना 2 फ्रंट लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये भी कहा कि हमें लगता नहीं है कि चीन के साथ युद्ध होगी। मगर फिर आते हैं हम उस डिटरेंस के। आप सोचिए, डिटरेंस में आप उनका मुकाबला कर रहे हैं जो खतरा आपके सामने ला रहे हैं। अगर नहीं तो आधुनिकीकरण करिए।
कितनी जल्दी से हो, किस रफ्तार से हो, ये तो भारत की सरकार को रो, या टीवी स्टूडियोज में वो बात नहीं कर सकते। ठीक बात। आप कैसे देखेंगे, मतलब जो स्ट्रेंथ है और अभी जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है, सरकार ने जो कोशिश की है, एक बड़ा अच्छा शब्द आया कि फंड के मामले में तो भारतीय वायुसेना के पास है, लेकिन यूटिलाइजेशन हो जाए, एक्विजिशन हो जाए और आ जाएं, इसमें भारतीय वायुसेना पीछे छूट जाती है। देखिए, इसमें मेरा ये विचार है कि अभी हमारे पास 32 स्क्वाड्रन हैं, जो कि 42 स्क्वाड्रन से 10 स्क्वाड्रन कम है, और हमारे पास अभी जो रणनीति है और जहाज़ लेने की, उसमें 2 स्क्वाड्रन तो हमारे पास आ जाएंगे राफेल के, और बाकी लगभग 8 स्क्वाड्रन जो हैं वो LCA के, दोनों अलग अलग किस्म के बन के आ जाएंगे। तो अगर ये देखा जाए कि अगर हमारे पुराने जहाज़ रिटायर नहीं होते तो हमारे 42 स्क्वाड्रन हो जाएंगे, परंतु इसी दौरान करीबन 10 स्क्वाड्रन हमारे जो पुराने जहाज़ों के हैं, जिनमें जैगुआर हैं, मिराज 2000 है, MiG 29 है, MiG 27 है, वो सारे अपना नॉर्मल लाइफ हम 40 साल का लेते हैं जहाज़ का, उतना उनका अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो उस कंटीजेंसी के लिए हमें अभी प्लानिंग करके रखनी है, ताकि हमारे पास कम से कम 10 स्क्वाड्रन, यानी कि करीबन 200 जहाज़ और होना चाहिए। जितने ऑर्डर अभी तक हमने सोचे हैं उनके अलावा और होना चाहिए। उसमें जो मैंने देखा है, हमारी एयरफोर्स की जो स्ट्रैटेजी थी अगले 15 साल तक इनको कंप्लीट करने की, उसके 2 पहलू थे। एक तो था कि अपना ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जिसको हम कहते हैं, रशिया के साथ को डेवलप करके, और इससे हम अपना बाकी स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। और दूसरा, हमने एक एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, वो भी करीबन 2009 से हमने उस पर काम करना शुरू किया था और काफ़ी आगे कंडीशन में भी पहुँच चुका है, उसका प्रोडक्शन करेंगे और उससे बाकी स्क्वाड्रनों को हम बनाएंगे। परंतु हमने देखा है कि हमें काफ़ी समय लग सकता है इसके एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, और उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी हैं जो कि हमने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट के बनाते समय भी देखी थी। हम खुद करने में क्षम नहीं थे, हमें दूसरों से सहायता लेनी पड़ी थी। हम पहले फ्रांस से ले रहे थे, उसके बाद हमने जर्मनी से सहायता ली है, और उसके बाद कुछ इंडिविजुअल से भी ली है, जिससे फाइनली हम इसको ऑपरेशनल डिक्लेयर कर सकें। तो उसके लिए हमने सोचा था कि अगर हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में को डिज़ाइन करते हैं, और इसमें को डिज़ाइन भी था एक्चुअली राइट फ्रॉम डे 1, जब से हमारा रशिया के साथ समझौता हुआ है, तो ये को डिज़ाइन, को डेवलपमेंट एंड देन को प्रोडक्शन वाली बात थी। ओके। उसको चलते चलते अभी एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जिसमें अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, उसके लिए जो बैकग्राउंड एयरफोर्स ने या अपनी मिनिस्ट्री ने काम करके रखा है, वो जहाँ तक पहुँच गया है कि बाकी सारी निटी-ग्रिटी, तो उसमें मेन चीज़ ये थी कि आप अपना वर्क शेयर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। उन्होंने तो जहाज़ को डेवलप कर भी लिया है, इसको पाकफा कहते हैं, या T-50 भी कहते हैं, और इसके प्रोटोटाइप जो है वो उड़ भी रहे हैं, परंतु उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी मीट नहीं होती। हमारे पायलट्स ने जाके इसको फ्लाई भी किया था, और करीबन 40 इसमें एक चीज़ जो पूछ रहा हूँ कि इसमें जो को डिज़ाइन वाली बात है, वो कितना मतलब फिजिबल है? इंडिया उस लेवल पर हैं हम लोग तेजस के बाद इस लेवल पर हैं कि हम उस को डिज़ाइन के लेवल पर उनके साथ में कुछ वो कर पाएंगे, या एक खाली को डेवलपमेंट जैसा है? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसी से रिलेटेड जो मैं भी बता भी रहा था वो भी है, लेकिन मैं पहले आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक किसी भी जहाज़ को जब डेवलप करते हो तो उसमें 7 बड़े सिस्टम्स होते हैं, और हर एक को आपको अलग अलग से टैकल करना पड़ता है। सबसे पहले तो जहाज़ का एक बेसिक इक्वेशंस लिखते हैं, जो कि हमारे केस में DRDO नहीं बल्कि एक नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी है, वो लोग वहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हैं, वो इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं कि जहाज़ का जो कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरह से बनेगा। उसके बाद दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इसको सॉफ्टवेयर में डेवलप करता है, वो हमारे केस में AD है। उसके बाद थर्ड जगह है जहाँ पे जाके इसका बेसिक पहले एयरफ्रेम बनेगा, इसमें कौन सा इंजन लगाना है उसी के हिसाब से एयरफ्रेम बनेगा। इसके बाद जनरल सिस्टम होते हैं, जैसे अंडर कैरेज है या अपने न्यूमेटिक सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम है। उसके बाद एवियोनिक्स हैं, और फाइनली इसके वेपन सिस्टम्स हैं। तो अगर हम इन 7 सिस्टम को अलग अलग देखेंगे तो हम देखेंगे कि रशिया से हमें मेन हेल्प तो चाहिए सबसे पहले बेसिक कंट्रोल सिस्टम्स के लिए, क्योंकि किसी भी जहाज़ को 22 डिग्री एंगल ऑफ अटैक तक तो फ्लाई करना, हमने जब LCA बना रहे थे, मैं भी उनका पार्ट था, तो हमें पता लग गया था उसका कैसे करना, हमारी इक्वेशन सारी काम कर रही थी। परंतु इसका जो रेडियस ऑफ टर्न होता है उसको कम करने के लिए इसका एंगल ऑफ अटैक जो है वो 24 डिग्री तक बढ़ाना होता है। तो जैसे हम उसको वहाँ पे ले जाते थे तो हमें मुश्किल होती थी। वो हमने एक रशियनी प्रोफेसर था, उससे सीख के इन इक्वेशंस को मॉडिफाई कर दिया था, और वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर की 5 और 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जो हमें मीट करनी होती हैं, उनमें से एक ये भी है जो इसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग है वो करनी होती है, इसकी जो नोज़ल है, जेट नोज़ल, उसको वेरी करना होता है ताकि आप इस तरह के जो रेडियस ऑफ टर्न है, जो रेट ऑफ क्लाइंब है, उनको आप जैसे आपने Su-30 में होते हुए देखा है, वो सब कर सकें। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिसमें हमें रशिया की हेल्प चाहिए, अदरवाइज बाकी हम सारा खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका प्रश्न था कि हम इसमें क्या क्या हमारा बॉक्स शेयर क्या रहेगा। तो हमारे बॉक्स शेयर में करीबन 260 चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने करनी है, बाकी रशिया ने करनी है, और उसमें मेनली एवियोनिक्स का है। हमारा जो LCA भी है उसके एवियोनिक्स बहुत सुपीरियर हैं, तो एवियोनिक्स का सारा हमारा है। इसके बाद बाकी सिस्टम्स में भी बहुत से सॉफ्टवेयर लिखने हैं, वो सारे हमारे हैं। जो इंजन हैं वो इवेंचुअली अभी तो रशिया का ही है। एयरफ्रेम में जो मेटल्स हैं वो हमारे हैं, पर उनको कैसे कट करके कहाँ पे लगाना है वो रशिया का है। तो इस तरह से हमारा भी काफ़ी योगदान है, वो सिर्फ डेवलपमेंट का ही नहीं है, वो डिज़ाइन का भी है, डेवलपमेंट का भी है, और बाद में मैन्युफैक्चरिंग का भी होगा। मैं आपसे पूछूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, जो ठीक कह रहे हैं त्रिलोक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो उन्होंने पूरा समझाया है दर्शकों को। मगर जब कहते हैं डिज़ाइन किसी विमान का, बेसिक डिज़ाइन होता है, मतलब आप ड्राइंग बोर्ड पे आ गए, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन, वो इसका हो गया था। इस पर कोई शक नहीं है। हाँ, हम थोड़ी सी, अगर आप एयर फ्रेम में थोड़ा सा जब प्रोटोटाइप हम बनाएंगे या वहाँ से आएंगे उनको मॉडिफाई करके, मगर ये को डेवलपमेंट प्रोग्राम है, को प्रोडक्शन प्रोग्राम है, इस पर को डिज़ाइन बिल्कुल नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, जो वर्क शेयर की बात कर रहे हैं, जब आप वर्क शेयर पे आते हैं तो आपने, इन्होंने ठीक कहा है कि आपकी क्षमता क्या है। जब आप LCA नहीं बना सकते और इतने साल लगे, तो आप 5वीं पीढ़ी के विमान में लगने शुरू हो गए। तो इसीलिए आपका वर्क शेयर, ये शायद भूल गए, 13% है हमारा वर्क शेयर। मतलब हम जब उनके पास गए, को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, को डिज़ाइन है, अगर इसका खर्चा इतना है, 50% आपका है, 50% हमारा है जी। अगर वो होना चाहिए तो 50% वर्क शेयर उनका होना चाहिए, 50 हमारा होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है अनुराग जी? क्योंकि विमान तो बन गया है, विमान के इंजन बन गए हैं। हाँ, इन्होंने ठीक कहा है, हमारी जो क्षमता है वो एवियोनिक्स में है, कोई रेडार्स में है, तो या जैसे लाइट मटेरियल हैं, कार्बन कॉम्पोजिट्स हैं, वो लगा सकते हैं। मगर ये मिलजुल जो, इसीलिए कठिनाई पड़ रही है कि रूस हमें मदद दे नहीं रहा है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स गए हैं उनको इसकी तकनीक भी नहीं बता रहे हैं। तो ये पिछले साल हमने जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट है, हमने 2,500 करोड़ रूस को दिए हैं, हमें कुछ नहीं मिला आज तक। ये तो पहली बात। 2010 की बात कर रहा हूँ। 2012 से हम उस साल हमें फाइनल डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट करना था जी। 5 साल हो गए हैं, वो अभी हुआ नहीं है। जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, इस पर बातचीत होगी या फैसला होगा, मेरी जानकारी, मैं तो आम नागरिक हूँ, जितनी मेरी जानकारी है कोई फैसला नहीं होगा। क्योंकि इतनी देर में तो भारतीय वायुसेना ने एक वर्तमान कमेटी बनाई है कि आप देखिए विमानों को जो आएंगे, कैसे विमान आएंगे, किस संख्या में आएंगे, वो अभी वो समिति जो है अभी लगी हुई है। तो इसमें मुझे लगना है ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं फाइनल डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट का, मगर मुझे लगता है वो भी बहुत मुश्किल है। ये समझना बहुत ही आवश्यक है दर्शकों को कि ये एक बहुत पेचीदा प्रोग्राम है। ये जो आप तकनीक की बात कर रहे हैं, सबसे ऊंची वाली तकनीक है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। सारे विश्व में F-20 है चीन का, F-31 है, F-22 है उनका अमेरिका का, और F-35 अमेरिका, बस उसके बाद रूस का है। तो इस पे आ रहे हैं, ये तो हाईएस्ट एंड ऑफ टेक्नोलॉजी है। कठिनाइयाँ बहुत होगी फंडिंग की। अभी आप 25 अरब डॉलर्स की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल खर्चा उससे और बढ़ेगा। अभी तक तो हमने सिर्फ 3,000, 2,500, 3,000 करोड़ दिए हैं। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में जो अगर हम साइन करेंगे तो आप पहुंचेंगे दुगने, मतलब 6,000 करोड़ और देने पड़ेंगे। और नंबर्स जो है, संख्या जो है विमानों की, अब ये देखिए चुनौतियाँ क्या है। 5वीं पीढ़ी का विमान जो लाना था, जब हम सोच विचार कर रहे थे, जिसकी बात त्रिलोक कर रहे थे, 200 से 250 विमानों की बात की थी एंटनी साहब ने।
तुरंत वो 200-250, क्योंकि पता लगा कि इसमें तो खर्चा बहुत जाने वाला है। जैसे हमने राफेल में देखा 126 खरीद नहीं पाएंगे, 36 खरीदे, तो आप 250 से फिर आ गए आप 125 पे। तो इस वक्त बातचीत जो हो रही है, इतना लोग कह रहे हैं कि आप फ्लाई अवे में ही ले लो, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई और रास्ता संभालें अमका बनाने का, जिसकी ये जिक्र कर रहे थे, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी क्षमता जो होगी कम से कम ऐसी क्षमता होगी, कम से कम उसको हम कह रहे हैं कि हमारा विमान है। यह नहीं कि रूसी विमान है उस पर हम जॉइंट डेवलपमेंट में आ गए हैं और हम चिल्ला रहे हैं कि हमारा एक जॉइंट विमान हमने 5वीं पीढ़ी का बनाया है। आप कैसे देंगे, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा संशय तो है कि इसको ये डील क्रैक हो कि नहीं हो, क्योंकि 2007 से है, 2010-11 से तो मैं वैसे भी ट्रबल है इसमें। देखिए 2007 में जब पहली बार दोनों सरकारों के बीच औपचारिक फैसला किया गया था, तब ये उम्मीद की गई थी कि 2012-13 तक इसका डिज़ाइन सील हो जाएगा, 2015 तक इसके काम प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा, 2018-19 से बनने लगेगा। लेकिन अभी तक जो अहम इसमें प्रश्न है, इसके डिज़ाइन को सील करने की बात है। दोनों तरफ के जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, इसके डिज़ाइंस के बारे में प्रपोजल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि क्या इसमें होना चाहिए। तो ये जब तक डिज़ाइन सील नहीं हो जाता है, तब तक हम डेवलपमेंट के फेज में नहीं आते हैं। और डिज़ाइन को सील करने का अभी बहुत और वक्त लगेगा। इसमें कितने साल भी लग सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो अमेरिका या रसिया का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है पाक FA, वो अभी भी ट्रायल फेज में चल रहा है। उसको अभी रशियन एयरफोर्स ने अपने फोर्स में इंडक्ट नहीं किया है। तो अभी भी जब तक वो प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं हो जाता है, तो उसके डिज़ाइन को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो इंडियन एयरक्राफ्ट जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ओर से जो प्रपोजल किया गया कि हम पाक FA जो रशियन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसमें हम और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। उससे और ज़्यादा उसमें स्टील्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विमानों जो दुश्मन के रेडार की नज़रों से बचने की क्षमता होती है, उसमें क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कई तरह की जो एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स होती हैं, उसमें तैनात करने की क्षमता कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके विभिन्न पहलुओं पर अभी बातचीत चल रही है। जब तक हम इसके बातचीत को एक फाइनल रूप दे करके, एक डिज़ाइन को सील करके नहीं आते हैं, तब तक हम इसके प्रोडक्शन के को डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। और को डेवलपमेंट के बाद को भी फाइनल करने के बाद फिर हमें एक प्रोडक्शन की फैसिलिटी लगानी पड़ेगी, दोनों भारत में भी रूस में भी। तो इसमें कई साल और लग सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 8-10 साल से कम समय में हम इसका वास्तविक उत्पादन शुरू करेंगे। उसके लिए जब हम आज एक फैसला ले लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जा रहे हैं, उसमें अगर इस विमान के साझा उत्पादन के लिए कोई एक फैसला लिया जाता है कि इसमें हम तेज़ी लाएं, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। ओके। इसमें एक सवाल हो रहा है, क्योंकि खुद रशियन एयरफोर्स ने इसके कुल मतलब जो भी ऑर्डर उन्होंने सोचा था इसके प्रोटोटाइप को ले लीजिए किसी को, कि उनका कहा है कि अब कुल एक स्क्वाड्रन चाहिए हमको, वो खुद नहीं दे रहे हैं। तो क्या इस तरह के जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट डिज़ाइन, वट एवर सो कॉल्ड जॉइंट डिज़ाइन में जाना है, क्या एक ठीक फैसला था? और क्या मतलब ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के तहत लिया गया कि संभवतः हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी थोड़ी सी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हम सीख पाएंगे? किस नज़र से देखते हैं आपको? क्योंकि ऑपरेशनली तो भाई कब हो पाएगा, फिर कब बनेगा और कब इंडक्ट होगा, इसी में इतना समय निकल जाएगा। 10 साल तो लगभग हो ही गया इसको। देखिए, इसमें इतनी सिचुएशन मेरे हिसाब से पेसिमिस्टिक नहीं है। स्पेशली अगर मैं पिछले 3 महीने में जो कुछ हुआ है वो देखूं, जो पुरानी बातें हैं जो AVM साहब ने कहा, या एडिटर साहब भी कह रहे हैं, वो सच्ची हैं। अगर आप उसी पे जाएं तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ सिचुएशन है, इसमें से कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन 2015 से अगर आप देखें तो अपनी गवर्नमेंट ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था, मिस्टर पारिकर ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लिया था। उसके बाद ये जो मैं कह रहा हूँ 40 जो अमेंडमेंट करनी है बेसिक डिज़ाइन में, हमने उनको दी थी। और उसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो रशियन एयरक्राफ्ट है वो सिंगल सीट है, जो डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। जो इंडिया बनाना चाहती है वो ट्विन सीटर है। तो बेसिक डिज़ाइन वहीं से शुरू होता है। जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जब आप एक सीट से ट्विन सीट बनाते हो, उसका पूरा एयर फ्रेम, उसकी एरोफॉयल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए डिज़ाइन इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये डिज़ाइन इंडिया का रहेगा और ये इंडिया वाला जहाज ट्विन सीटर होगा और उनका सिंगल सीटर रहेगा। बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है। पर ये पुरानी बातें जो साहब ने भी कहीं, जो आपने सुनी, वो तो सही है। लेकिन 2015 से जब ये सिचुएशन चेंज होना शुरू हुई, उसके बाद ही ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुई। चाइना सेलेक्ट कर रहा था अपने लिए नेक्स्ट जहाज कौन से खरीदने हैं, और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया Su-35।
और जब उन्होंने ये सिलेक्ट किया तो उसको एनालिसिस किया रशिया वालों ने भी, और उन्होंने देखा कि जो F-35 यूएस बना रहा है वो भी एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए 4 चीज़ों का बेसिक होना जरूरी होता था। एक तो है कि ये इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी होना चाहिए, दूसरा था कि बिना आफ्टर बर्नर लगाए हुए इसको सुपरसोनिक स्पीड में उड़ने की क्षमता होना चाहिए, तीसरा था इसकी मैन्यूवरेबिलिटी होना चाहिए जो कि आप जेट नोजल की मैनिपुलेशन से करते हैं, और चौथा है इसमें एडवांस एवियोनिक्स होना चाहिए। तो F-35 जो कि लेटेस्ट अमेरिका का जहाज है उसमें 3 कंडीशन तो मीट करते हैं, पर ये सुपर क्रूज वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें नहीं है। ओके। तो जब वो बात हुई तो चाइना ने भी सोचा कि भाई हम ऐसे जहाज क्यों लें जिनमें हमें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए डिज़ाइन के लिए। सुपर क्रूज के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसमें इंजन और एयरफ्रेम की या कितनी आपको लिफ्ट मिलती है, बिना आफ्टर बर्नर लगाए हुए कितनी स्पीड में आप उड़ा सकते हैं, उसमें काफ़ी खर्च पड़ जाता है डिज़ाइन में भी और डेवलपमेंट में भी। तो उन्होंने Su-30 को ले लिया क्योंकि यूएस ने F-35 बिना सुपर क्रूज का बनाया, Su-35 भी बिना सुपर क्रूज का है, चाइना ने वो ले लिया। तब रशिया ने सोचा कि अगर चाइना भी इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है और यूएस भी बिना सुपर क्रूज वाले जहाज ले रहा है तो हम अपनी एयरफोर्स के लिए क्यों जो फालतू खर्च करें। ओके। तो वो एक ऐसा मोड है जो कि साहब ने भी कहा कि अभी आपने भी कहा वो सिर्फ एक स्क्वाड्रन खरीदने जा रहे हैं और हम भी अभी ये नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या करना है। उसके लिए 2-3 पहलू हैं जो मुझे अभी तक समझ में आए हैं। वो ये है हमारा AMCA का जो डिज़ाइन चल रहा है वो मैं देख रहा था काफ़ी अच्छी कंडीशन तक पहुंच चुका है और उसमें इन 7 मेन सिस्टम्स में से करीबन 3 या 4 हैं जिसमें हमें अभी भी दूसरों की सहायता की ज़रूरत है। ओके। अगर आप इसको असेस करके देखें AMCA को तो इसमें कई ऐसी फीचर्स हैं जो कि पाकफा में भी नहीं होने जा रहे हैं, वो इसमें इन्होंने काफ़ी हद तक डिज़ाइन भी कर लिए। तो मुझे ये लगता है अभी जो मार्च में इनकी टीम आई थी रशिया की, उसके बाद काफ़ी समझौते हुए हैं और उसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो ये है कि ये डेवलप तो होगा, ऑलमोस्ट डेवलप हो ही चुका है। उसमें हमने सिंगल सीटर से ट्विन सीटर करना है। और बट आर रशियंस रेडी टू गिव वो जो बेसिक टेक्नोलॉजी होती है, कोड्स देना, वो सब शेयर करना, वो सब दे रहे हैं? ये अभी इस मार्च में वो सारा कुछ डिस्कस हुआ है और उसमें मैंने एग्री किया है कि वो भी देंगे और जो को प्रोडक्शन का कॉस्ट था 6 बिलियन था उसको भी रिड्यूस करके 3.5 बिलियन पे आ गया है क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी कंप्रोमाइज़ करके और क्योंकि वो सिर्फ एक स्क्वाड्रन लेने जा रहे हैं तो हमारी भी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली कम हो जाएगी। हम तो इनिशियली 144 एयरक्राफ्ट सोच रहे थे, शुरू में 250 से चले थे हम और एक्चुअली ये 400 से ज़्यादा जहाज बनने वाले थे तो इसका कॉस्ट काफ़ी हैवी, काफ़ी ज़्यादा बनने वाला है। तो अभी मार्च की विज़िट के बाद जो मेरी समझ में आया वो ये है कि 3 उनके जो प्रोटोटाइप उड़ रहे हैं उनमें से शायद वो हमें एक प्रोटोटाइप देंगे अलॉन्ग विद जो बेसिक डिज़ाइन की आप बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। वो बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, उनसे आप सॉफ्टवेयर खुद लिख सकते हैं, हमारे बंदे खुद भी लिख सकते हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम हो जाती है उन मैथमेटिकल इक्वेशन को डिज़ाइन करना जिससे जहाज एक्चुअली इस एंगल ऑफ अटैक पे उड़ सके। तो जो मेरी समझ में आया है उसमें वो ये टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं जिनको आप सॉफ्टवेयर कह रहे हैं वो भी देंगे और इसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और ये ट्विन सीटर वाला है जो इंडिया डेवलप करेगा और जब हम इसको डेवलप कर रहे हैं तो जो हमें चीज़ें AMCA के लिए चाहिए वो हमें मिल जाएंगी काफ़ी हद तक। और हमारा जो 200 जहाज मैं कह रहा हूँ जब हमारी जो कमी पड़ने वाली है प्रोबेबली इंडिया विल गो फॉर AMCA। अच्छा, एक सवाल और फिर मैं कपिल सर से भी एक सवाल कि जब रशियंस नहीं खरीद रहे हैं तो हम खाली डिज़ाइन के पर्पज़, क्योंकि हमने उस दौरान 2007 में सोचा था कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है तो लिहाजा, पर अब जब रशियंस ने अगर सोचा कि नहीं फ्यूचर कोर्स के लिए ये ठीक नहीं है, हम इसको एक स्क्वाड्रन रखते हैं, तो फिर हमारा इतना लंबा तक जाना और इतना पैसा खर्च करना मतलब ये एक सही मूव है? उस जहाज में और हमारे जहाज में काफ़ी फ़र्क है। अच्छा। हमारा AMCA जो है ये बेसिकली हमने ड्राइव किया है LCA से और उसमें इंजन भी हमारे होंगे, जबकि जो उनका पाकफा है उसमें रशियन इंजन है और उसके लिए दूसरे इंजन डिज़ाइन करने थे उन्होंने किए नहीं है। अगर उनको ऑपरेशनल जहाज बनाना है तो उसके लिए उनको 2 दूसरे इंजन भी उसमें लगाने पड़ेंगे, डिज़ाइन चल रहा है अभी। पर हमारा कावेरी 9 कावेरी 10 एंड 11 जो इंजन है वो भी काफ़ी एडवांस कंडीशन में है। शुरू में तो आपको पता ही होगा बेसिक कावेरी इंजन तो काफ़ी अच्छा था, उसका थ्रस्ट टू वेट रेशो अच्छा नहीं था, तो अभी हम 2-3 कंपनी से सहायता लेके उसको डेवलप कर रहे हैं। तो वो हमारा इंजन रहेगा नंबर 1, इसमें रडार हमारा रहेगा और उसमें बहुत सारी दूसरी फीचर्स हैं जो कि हम AMCA में लगा रहे हैं, वो सारी हमारी हैं। इस जहाज में से हम थोड़ी सी फीचर लेंगे और उसके लिए हमारा कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी कम होगा, ओनली 3.5 बिलियन इन प्लेस ऑफ 6 बिलियन। ठीक है। तो उस मामले में लंबी दौड़ में एक बात जो आपने जिससे शुरू की थी बात
ये बात हमेशा एयरफोर्स दोहराती रही है और हम भी एज ए इन अ कंट्री आल्सो हम फील करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा जहाज़ होना चाहिए, परंतु उससे अर्जेंसी होती है, ठीक है जहाज़ आप बाहर से खरीद लो। ये गलती हम बार बार करते आए हैं। अगर इस बार हमने समहाउ उसको मैनेज कर लिया और हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री है, LC है, और उसके बाद ये अमका आ जाता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम स्वावलंबी हो जाएंगे और हमारी एयरफोर्स भी काफ़ी सशक्त हो जाएगी। कितना एग्री करते हैं आप ये? और दूसरा कि मतलब जब अगर हमको चेंज करके हम उसको ट्विन सीटर बना रहे हैं या अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर क्या वो जो मैनोवरेबिलिटी होती है, जो डॉग फाइटिंग होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उस पर कुछ उस हिसाब से ठीक मानेंगे आप? इन विमानों की डॉग फाइट नहीं होती है, ये एयर डोमिनेंस फाइटर्स हैं। ये जो MiG-21 जैसे विमान है वहाँ पे डॉग फाइट होती है, क्योंकि आप बिल्कुल करीबी के साथ कॉम्बैट करते हैं। इन विमानों के पास तो आप सबसे बड़ी खूबियत ये है, खूबी ये है कि अगर वो आपको देखा पहले तो आप गए। जैसे वो शोले फिल्म में था, जो डरा सो मरा। तो अगर आपने उसे पहले नहीं देखा तो गए आप। तो उस पहले देखने के लिए अब ये एक और गंभीर बात है, ये अच्छा हुआ कि आपने ये मुद्दा उठाया है। जब अमेरिका ने AIM-9 पाकिस्तान को दी है, ये एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल, एक हमारे लिए बड़ी, वायुसेना के लिए बड़ी चुनौती पैदा हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर चुनौती पैदा हुई। तो खैर उसका तरीका ढूंढा गया है, मगर जब आप एडवांस्ड विमान लाते हैं, इंडक्शन करते हैं, तब आप उस डोमिनेंट पोजीशन में रहते हैं कि आप उसको पहले देखेंगे, वो चीनी विमान हो या पाकिस्तानी हो। मगर मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा है कि हमारा मोराल इन्होंने बड़ा रेज किया है, फिर अमका बनेगा, फिर वो होगा, इसके ये हुआ। अमका तो अभी डिज़ाइन भी नहीं हुआ है, अब अभी डिज़ाइन स्टेज पे है आप, फिर फ्रीज करेंगे डिज़ाइन। तो आपकी लंबी दूरी की बात कह रहे हैं, मैं तो आज की बात कह रहा हूँ। आज आपके पास 32 स्क्वाड्रन हैं, अगले साल 5 स्क्वाड्रन चले जाएंगे। 2018 जी 2 स्क्वाड्रन MiG-27 के, 3 स्क्वाड्रन MiG-21 के जी। अगले 4 सालों में, मतलब टोटल 5 सालों में आप और 6 स्क्वाड्रन लूज करेंगे, वो जो MiG-21 बिस है जी। मतलब 11 स्क्वाड्रन चले जाएंगे अगले 5 सालों में। ये खतरा है, इन 5 सालों में अमका को तो 15 साल लगेंगे, अमका को 15 साल कंजर्वेटिव एस्टिमेट से। LCA तो 83 से बन रहा है। अभी आपके पास 2 विमान हैं बेंगलोर में, वो भी इनिशियल ऑपरेशन क्लियर। वो तो बेंगलोर में बिठाया आपने, वो हलवारा ले आइए उसको ट्रेनिंग फ्लाइट भी नहीं कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि Mark 1A वो पहला आपका LCA है जो वायुसेना में उस पर पूरी सहमति दी है। ये जो बिल्कुल अच्छी बात की है त्रिलोक जी ने कि आप, हमारी सबसे बड़ी क्षमता इस वक्त ये होनी चाहिए कि स्वदेशी उद्योग है रक्षा मामलों में, ज़्यादा से ज़्यादा वायुसेना के क्षेत्र में, क्योंकि ये हाई एंड टेक्नोलॉजी है। अगर ये आपने संभाली, लोअर एंड तो आप सब संभाल लेंगे, वो आर्मी की टेक्नोलॉजी हो या नेवी की टेक्नोलॉजी हो। मगर मुश्किल ये है कि ये टेक्नोलॉजी का लर्निंग कर्व जो है, इस पे वो पूरे काबू में नहीं पा सकते हैं। हाँ, अगर हम क्योंकि आपने रफ़ाइल प्रोग्राम बनाया है, शायद ब्रेक का टाइम हुआ, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे, और जो अभी फौरी ज़रूरतें हैं उसकी तरफ कितना हमारा ध्यान है, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। तो रशिया के साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर जिस तरह की स्थिति है, चर्चा ब्रेक में जाने से पहले वहीं पर कि आखिरकार को प्रोडक्शन, को डिज़ाइन के मायने क्या हैं, क्योंकि अभी तक इतने समय गुजर जाने के बाद स्थिति यहाँ पर है। लेकिन मैं पहले खबर के तौर पर एक रिएक्शन आपसे भी कि यहाँ पर जो मामला है वो जैसा त्रिलोक जी बता रहे थे कि कुछ समय से कुछ इसमें गति आई है। खबर के हिसाब से अभी क्या कुछ स्थिति है, आप देख रहे हैं कि संभवतः इस बार भी कुछ हर्डल्स हैं या हो पाएगा? देखिए, अभी जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये सब लॉन्ग टर्म प्लान्स में चल रहे हैं। हमें जो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है, हमारी तात्कालिक ज़रूरत है, वो हमारी वायुसेना में नए स्क्वाड्रन्स को ऐड करने की ज़रूरत है। अभी जैसे काक साहब ने कहा 45 स्क्वाड्रन होना चाहिए, और हमारे पास 32-33 स्क्वाड्रन है, और अगले 5 साल में तो अगले 5 सालों में और घट जाएंगे। अगर जो प्लेन्स रिटायर कर रहे हैं उनकी भरपाई नहीं की गई, नए विमान शामिल करके उनकी कमी नहीं दूर की गई, तो
वायुसेना काफ़ी मुश्किलों में फंस जाएगी, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, जो हमारे आसपास का जो सुरक्षा माहौल है लगातार ख़राब होते जा रहा है, तो हमें तुरंत वायुसेना को मजबूत करने की ज़रूरत है। और जो स्वदेशीकरण की बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें काम करना चाहिए, लेकिन स्वदेशीकरण से हमारी वायुसेना की तात्कालिक मांग नहीं पूरी हो सकती है। हमें तो तुरंत ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि किसी विदेशी सहयोग से या तो देश में बनाए, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बात चल रही है कि किसी विदेशी कंपनी को भारत में बुला करके कारखाना लगाने की बात करें, लेकिन वो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स नहीं होंगे, वो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स होंगे। तो लेकिन उसके बारे में भी अभी फैसला नहीं हो पा रहा है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इतनी इसमें जटिलताएं होती हैं कि इसमें सरकार भी फैसला लेने में काफ़ी वक्त लेती है। तो जब तक हम फैसला नहीं ले लेते, जब तक किसी विमान के बारे में तय नहीं कर लेते, फिर विमान की डिज़ाइन नहीं तय कर लेते, तो इसमें इतना लंबा प्रोसेस है कि इसमें कई साल लग जाते हैं। तो हमें तात्कालिक ज़रूरतों पर ध्यान देना पड़ेगा। 5th जनरेशन फाइटर और एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट जो है, इसमें कम से कम 10 साल से कम नहीं रख सकते। लेकिन एक सर जो इन प्रिंसिपल बात आती है, ये बात ठीक है कि मान लीजिए अगर हम तेजस को लेकर इस कदर अभी डिले हुआ, या अगर हम 5th जनरेशन को लेकर है, तो फिर वही वाली बात है कि ज़रूरत होती है तो अगर हम बाइंग स्प्री पे जाएं तो खरीद लें, फिर हमारी ज़रूरतें अगले 20-30 साल के लिए पूरी हो जाती हैं, तो वो जो टेक्नोलॉजी और वो अपना उद्योग को बढ़ाने की बात है वो छूट जाते हैं। वो जो सवाल बहुत ही दिलचस्प प्रश्न उठाया है आपने। देखिए, इन दोनों को आप बैलेंस कर सकते हैं, तुलना में ला सकते हैं कि एक तरीके से क्या कंपैरिजन होगा इस वक्त, हाँ, आपको ज़रूरत है और लंबी दूरी की। अगर दोनों को जोड़ा जाए, आई थिंक रंजीत जी ने शायद उस पर इलेबोरेट नहीं किया है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री जब पेरिस गए अप्रैल 2015 में, तो उन्होंने कहा कि सारे चौंकने वाली बात थी कि 126 विमान खरीदते, उन्होंने कहा हम 36 खरीदेंगे। तो बाकी कब क्या होगा, वो आज 2 साल हो गए हैं, अभी भी हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। ये तो पहली बात है। उन विमानों की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप 126 के बदले 108 विमान ही खरीदे, देखिए 2 स्क्वाड्रन आते हैं। वायुसेना अध्यक्षों ने इतनी बार सारे प्रेस में कहा है कि कम से कम 4 एक स्क्वाड्रन हमें चाहिए, रफेल के हों या रफेल लाइक हो, कोट अनकोट, रफेल लाइक, मतलब वैसे हो, उस क्षमता के। अगर इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुछ बातचीत हो रही है देशों के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ, या F-16 आए या F-18 हो, साब ग्रिपिन हो, मुझे लगता है, मेरी जानकारी जितनी है, कि आपके लिए आइडियल प्रोग्राम इस वक्त साब का है, ग्रिपिन का है, क्योंकि वो क्या देता है आपको, वो पूरी असेंबली यहाँ भारत में लाएंगे। तकनीक जो ग्रिपिन की है वो F-18 और F-16 से काफ़ी आगे। तीसरी बात, जब आप यहाँ ले आते हैं, वो ये इस्टेब्लिश करने में फिर उसी की, मतलब कितने आप जो उनका पूरा प्रोग्राम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, आप 4 स्क्वाड्रन या 5 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं उस विमान के, और उसके बाद स्वीडन का क्या फ़ायदा है कि यहाँ बेस बना के हम बाकी देशों में वही सप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ बनते हैं। तो दोनों का विन विन सिचुएशन है। और 5वीं मुद्दा जो है, वो आपको, जैसे इन्होंने कहा था, वो आपको अमका बनाने में जो कोई भी आपकी 3 या 4 खामियां हैं या कमियां हैं, वो दे सकते हैं कि स्वीडन, तो हालांकि स्वीडन ने FGFA आज तक बनाया नहीं है, सिर्फ चीन और अमेरिका ने और रूस ने बनाया है, मगर वो काबिलियत पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनकी फाउंडेशन बड़ी अच्छी है। और माना जाता है कि ग्रिपिन तो क्लियर्ड हुआ था, फाइनली लास्ट टाइम वो आ नहीं पाया। मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा उचित प्रोग्राम हो सकता है, जो रंजीत जी और आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। एक तो आप विमान एकदम ला सकते हैं, और दूसरी बात जो है, जो आपकी लंबी दूरी के कार्यक्रम है, जिसे त्रिलोक भी बात कर रहे थे, उस पर आप एक तरीके से टाइम बाउंड मैनर में आ सकते हैं। नहीं तो बातें हम करते हैं, ये होगा वो होगा, और जब बात ऐसी आती है कि हम इस नौबत में है कि 32 स्क्वाड्रन हैं, हम अभी भी लंबी दूरी की बात कर रहे हैं, करगिल हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ये सोचना है। एग्री, क्योंकि ये बात ऐसा है कि कम से कम दोनों का बैलेंस बन पाएगा। हमारी जो इमीडिएट ज़रूरतें हैं वो दूरी होती हैं, और फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी अपनी एडवांसमेंट को उसको मीट कर पाएंगे। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, परंतु इसके भी 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि
हमारी डीपीएम में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्लॉज डिस्कस होना था, जो कि अभी तक हो ही रहा है। मेरी समझ के मुताबिक 1-2 महीनों में उसको फाइनलाइज किया जाएगा। DPP 16 जो आया, हाँ जी, उसके तहत अनाउंस हुआ है। कल वो कार्यक्रम रक्षा मंत्री ने अनाउंस किया है, अरुण जेटली ने। उसको अभी फॉर्मलाइज कर देंगे कुछ ही दिनों में। तो उसके बाद जो अभी हम बात कह रहे हैं कि F-16 का भी एक प्रपोजल है, एक्चुअली US भी कह रहे थे या स्वीडन वाले भी कह रहे हैं कि हम अपना पूरा असेंबली प्लांट यहाँ पे लाके लगा देंगे और आप अपनी रिक्वायरमेंट उससे पूरी कर लीजिए। तो अगर उसमें हमें कामयाबी मिल जाती है तो हमारी ये इंटरम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कैच है, आप इस सिस्टम को करते करते और 5-6 साल तो लग जाएंगे। पहले मान लो हमारे जहाँ से एयरलाइंस या महिंद्रा या टाटा किसी को भी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाते हैं, जो उनके साथ वहाँ पे समझौता करता है, क्या क्या देंगे क्या क्या नहीं देंगे, इसके जिग्स, फिक्सचर्स, एकोमोडेशन, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी होती हैं जिसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। पहले तो इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है उसी के लिए कई बार सालों लग जाते हैं। पर इस मामले में वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा क्योंकि वो भी उसे छुट्टी पाना चाहते हैं। एक्चुअली बोइंग का F-16 जो है वो तो अपनी जगह चाहते हैं उसको खाली करके वहाँ पे F-35 की F-16 बोइंग का नहीं है, लॉकहीड मार्टिन F-16 लॉकहीड मार्टिन का है। तो उसको खाली करके वो दूसरे जहाज़ का वहाँ पे प्रोडक्शन लाइन सेटअप करना चाहते हैं। तो उनको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हमें क्या नुकसान है? आप आज से 10 साल बाद जो भी जहाज़ बनाओगे वो हमारी इन्वेंट्री में 40 साल और रहेगा। और आप इमेजिन करो हमारी एयरफोर्स से 2060 में इन्हीं जहाज़ों को उड़ा रही होगी। ये एक इसका मेजर एडवांटेज है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के होने से प्रोबेबली नहीं था, क्योंकि उसमें वो सारे नए एवियोनिक, सारी नई चीज़ें जो भी हमें चाहिए या वेपन सिस्टम है वो सारे के सारे आ जाने थे। पर ये एक ओपन सिस्टम है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जैसे मैंने कहा। अगर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सक्सेसफुल हो जाता है और हमारी तरफ से कोई प्राइवेट पार्टनर वहाँ पे उनके साथ समझौता करके बना लेता है तो एक अच्छी सिचुएशन है, उससे जो हमारी इंटरम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। मैं उससे सहमत हूँ। परंतु उसका एक दूसरा भी इलाज है जो कि हम एयरफोर्स में पुराने माने से करते हैं। मैं खुद इस सिस्टम में इन्वॉल्व था जब हमारे पास MiG-21 थे। जब इसके 40 साल कंप्लीट हो गए एयरफ्रेम के, अगर आपका जहाज़ बिल्कुल सही सलामत उड़ रहा है, इंजन तो आपके चेंज होते रहते हैं, एवियोनिक्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है जहाज़ की उसको नॉर्मली 40 साल के बाद हम कहते हैं कि इसके बाद हम नहीं इसको चला सकते। परंतु हमारे पास उस वक्त भी, मैं आज से करीबन 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब MiG-21 को हमने फेज आउट, जो टाइप 77 सबसे पुराने MiG-21 थे उनको फेज आउट करने की बात थी, तो हम नहीं चाहते थे, उस वक्त भी हमारे पास जहाज़ों की कमी थी, तो हमने इसका लाइफ एक्सटेंशन किया था। लाइफ एक्सटेंशन में आप इस जहाज़ की जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बॉडी के ऊपर आए हैं उनको आप चेक करके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये 5 साल अभी एयरफ्रेम और उड़ सकता है। और हमने 5 साल और उड़ाए हैं और उसके बाद भी वो उड़ने के काबिल थे, पर हम चांस नहीं लेना चाहते थे। और हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जो हमें बता सके कि भाई ये बेसिक मटेरियल जो है ये और कुछ और साल उड़ सकता है। तो वो हमारे पास ऑप्शन अभी भी रहेगा हमारे MiG-29 के लिए, MiG-27 के लिए, और जो MiG-21 बेस हैं जिनको हम बाइसन कहते हैं, जिसमें हमने लेटेस्ट एवियोनिक्स भी लगा रखे हैं, उनका भी लाइफ एक्सटेंशन अगर हमें जरूरत पड़ गई तो उसको करके हम जो इंटरम रिक्वायरमेंट है इसको मीट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा एयरफोर्स के पास। अभी मगर एयरफोर्स इस ऑप्शन में नहीं जा रही है जहाँ तक मेरी जानकारी है। देखिए, हमें हवा में बात नहीं करनी है, हमें करनी है क्या एयरफोर्स कर क्या रहा है। जो एयरफोर्स का प्लान है, जहाँ तक पब्लिक डोमेन में मौजूद है, वो MiG-21 विमानों की कोई लाइफ एक्सटेंशन का कोई प्लान नहीं है। तो हमें देखना है कि जिस रफ्तार से ये विमान जा रहे हैं उसी रफ्तार में हमें इंडक्शन करनी है। और सबसे ज़्यादा जो अनुराग दर्शकों को बहुत ही आवश्यकता जानने की, क्योंकि अगर हमने अभी तक कहा जा रहा था कि वायु सेना सहमति नहीं है, पूरी सहमति नहीं दे रही है LCA की, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने 40 विमानों का तो ऑर्डर दिया है, वो भी विमान उनको चाहिए नहीं, क्योंकि एक तो है इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस, मतलब ये ऑपरेशनल फुली नहीं है तो चलो हम ले लेंगे, थोड़ा काम करवा देंगे। दूसरा है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस, अगले 20 विमान हैं। उन 40 विमानों के बाद इस वक्त बातचीत हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कि कम से कम 80 और विमान हम खरीदेंगे, मतलब 4-5 स्क्वाड्रन और लेंगे, और वो होंगे Mark 1A पे। जब तक आप टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ना करें कि आपने कहा है ये होगा, जब वो नहीं होता है तब तक हम पूरा कमिट नहीं कर सकते।
इसीलिए रियलिज्म की बहुत ज़रूरत है। कहने में तो हम कुछ भी कह रहे हैं, जैसे यूपी में कहते हैं मुंगेरी लाल के कितने सपने देख सकते हैं, मगर हकीकत, ज़मीनी हकीकत तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। खुद ही आपने कहा है कि खतरनाक स्थिति है। पार्लियामेंट की संसद समिति कह रही है कि आप बिल्कुल नंगे हो जाएंगे लड़ाकू विमानों में अगर कुछ करते नहीं है। तो आप अगर लंबी दूरी की बात करें तो आप कमज़ोर बना रहे हैं वैनगार्ड, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी का है, वायुसेना है। अगर उसको कमज़ोर करवाते हैं तो आप थल सेना और नौसेना को ऑटोमेटिकली कमज़ोर बनाते हैं, तो आप करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे। एक सवाल और आपसे, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएशन ऑफ जहाज़ हैं, जैसे मान लीजिए मिग 21 तो खैर फेज आउट है, 27 और 29, जगुआर, मिराज, इनफैक्ट मिराज के लिए भी अभी है कि उसमें भी कुछ अभी चेंजेस की ज़रूरत है। सुखोई की मेंटेनेंस को लेकर अभी समझौता जो कुछ में हुआ है, बात अलग है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी इन केस अगर कोई बड़ी इमरजेंसी आती है, एक्सीजेंसी आती है, तो हमारे पास खाली सुखोई होंगे और संभवतः अगर कुछ सालों बाद रफेल आते हैं तो वो होंगे। कुछ सालों की बात नहीं, दो ढाई साल रफेल शुरू करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस कॉम्बैट के लिए, उस स्थिति के लिए हमारे पास स्थिति ये है। तो ये तो और अपने आप में है, इतने लेवल पर जहाज रखना दुनिया की एयरफोर्स क्या इस तरह की रखती है आमतौर पर, ये ठीक था। जगुआर भी है, मिग के इतने वर्जन है, सुखोई 30 है। देखिए ना, आपके पास यही तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है आपने। देखिए, भारत एक इंडिपेंडेंट प्लेयर तकनीक में बन गया है कुछ सालों के बाद। कुछ साल मतलब 2001 से जब आपने शुरुआत की, पहली उड़ान भरी है मिग 21 ने, तब से आप पिछले 14-15 साल में कुछ क्षमतापूर्वक दिख रहे हैं। आप जानते होंगे 98 में जो आपने परमाणु शस्त्रों का परीक्षण किया था, उस वक्त जो LCA प्रोग्राम जो ये बात कर रहे हैं, कंट्रोल रॉ रेजिम के लिए बफलो में एक एयरपोर्ट है US में, ओवरनाइट उनको वापस भेजा गया, एक रात में। तो तीसरी बात अनुराग जी ये है कि ये विमान जो खरीदा गया है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ना तो मैं कोई सीक्रेट बता रहा हूँ। ये विमान खरीदा गया रणनीतिक और राजनीतिक तौर पे। ओके। क्यों FGFA की बात कर रहा हूँ? ये इसलिए कि 2007 में आपने न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ की। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको कुछ न कुछ रूस को देना था, वही बैलेंस के लिए, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस। वो अभी भी, वो चुनौतियां हमारे साथ अभी भी हैं कि चीन एक तरह से उभर रहा है, अमेरिका थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, मगर फिर भी अभी क्षमतापूर्वक है। ये G2 का बैलेंस आप कैसे करेंगे, उस रशिया की बहुत ही अहमियत रहती है, बहुत ही आवश्यकता रहती है। इसीलिए जो FGFA का प्रोग्राम है वो हमारे लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट में नहीं था। और दिलचस्प बात यह है कि सुखोई 30 भी हमारे लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट में नहीं था। ये भी दिलचस्प बात है। 94 की बात है कि आपके पास रूस मतलब बिल्कुल ज़मीनी तौर पे बहुत कमज़ोर था। तभी ब्रेकअप हुआ था सोवियत यूनियन का। डिफेंस इंडस्ट्री उनकी तितर बितर हो गई थी, क्योंकि जब वो CIS बना, टायर कहीं बनते थे, बैटरी कहीं बनती थी, एयरफ्रेम कहीं बनता था, इंजन कहीं बनता था। उस वक्त उन्होंने हाथ जोड़े कि हमारी मदद चाहिए, और एक हमारी सरकार ने देखे कितना महत्वपूर्ण, एक बहुत ही रणनीतिक निर्णय लिया कि हम सुखोई खरीदेंगे। आप समझे ना। और आज देख रहे हैं 15 साल के बाद आपकी वायुसेना की सबसे ज़्यादा क्षमता 200 सुखोइस की है। तो मतलब राजनीतिक, रणनीतिक, तकनीक और रक्षा के ये सब मिलजुल के जो पहलू हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए सरकार एक निर्णय लेती है। हमेशा अच्छे निर्णय लिए हैं। मैं निंदा नहीं करना चाहता हूँ पुरानी सरकारों के पिछले 50 साल से, क्योंकि वायुसेना की जो आपने क्षमता इतने सालों में देखी है एट ए स्ट्रेटेजिक लेवल, काफ़ी ठीक रही है। मुश्किलें आई हैं, इस पर कोई शक नहीं है, पर हमारी तकनीकी कमजोरी भी थी, नो हाउ नहीं था। ठीक है, तो ये बात इससे एग्री करेंगे क्योंकि कई मतलब जिसे कह सकते हैं ना, सामरिक और राजनीतिक और कूटनीतिक फैसले होते हैं जिसकी वजह से समझौते होते हैं। तो ये भी उसी में अटका हुआ है अभी तक रशिया के साथ में? नहीं, रशिया के साथ जैसा कि काक साहब ने कहा, एक सामरिक नज़रिए से
रूस के साथ ये फैसला करना पड़ा कि भारत को भी रूस के साथ किसी बड़े डिफेंस के प्रोजेक्ट पर साथ काम करना चाहिए। जैसे कि हम भारत ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन की, तो एक डिफेंस प्रोजेक्ट रसिया को भी दिया गया। रसिया से भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन भी खरीदे, लीज पर खरीद लिए। रसिया न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में भारत को मदद भी कर रहा है। तो कई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में रसिया भारत को हेल्प कर रहा है। लेकिन जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, इसको हाथ में लेकर के एक तरह से भारत लगता है कि फंस गया है, क्योंकि बात एक जगह रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसमें तेजी कैसे लाई जाए, इस पर अब दोनों सरकारों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की वायुसेना की जो ताकत है वो एक जगह से एक तरह से स्थिर हो गई है। सुखोई 30 MKI प्लेन जो भारतीय वायुसेना में है, बहुत ताकतवर प्लेन है, लेकिन ये एक दूसरी श्रेणी के प्लेन है। हमें मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी चाहिए, हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी चाहिए। हमारे पास मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो LCA भी शामिल किया गया, इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिला है। अभी LCA Mark 1A आने की बात है, इसमें 3-4 साल और लगेंगे। तो फिलहाल जो हमारे पास वायुसेना की जो ताकत है वो बहुत एक चिंताजनक स्थिति तो में मतलब अगर इसको निकाल भी दिया जाए कि अगर ये समझौता मान लीजिए भी होता है, तो फिर ये तो अभी तो ट्रायल एंड टेस्टेड पे चलेगा, अभी तो उसमें समय लगेगा, लेकिन 10-12 साल का और लग सकता है। तो अभी के इस समय तो हमारे पास कुल अभी रफेल आ रहे हैं और बाकी ऐसी स्थिति नहीं दिखती है कि नए समझौते और नए विमान आए, और ये फेज आउट हो जाएंगे अगले 3-4 सालों में। 21 है, 27 है, बहुत से फेज आउट हो जाएंगे, तो स्थिति और चिंताजनक हो जाएगी। इसीलिए वायुसेना मुख्यालय के सामने एक सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि हमें जो मिक्स श्रेणी के विमान है फेज आउट कर रहे हैं। जगुआर विमान भी फेज आउट हो जाएंगे। मिराज विमान का मिड लाइफ अपडेट किया गया है, ये भी 7-8 साल में इनको भी हटाना पड़ेगा। तो हमें रिप्लेसमेंट के लिए क्या योजना हमने तय की है, क्योंकि जो विमान शामिल करना है उसके लिए डिसीजन लेने के 7-8 साल लग जाते हैं उसे इंडक्ट करने में। वायुसेना में एक्चुअल उसको सही तरीके से वास्तविक तौर पर शामिल करने में 7-8 साल का वक्त लग जाता है। तो आज हम अगर फैसला नहीं लेते हैं तो हम कितना और डिले करेंगे, इसमें हमें इस बात को लेकर के सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो विमान भारत में बनाए जाने हैं वो बहुत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं होंगे, वो 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। भारत को चाहिए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कम से कम, और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रूस चाइना के पास जिस तरह के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, चाइना पाकिस्तान को जिस तरह की मदद दे रहा है, तो एक चाइना और पाकिस्तान का जो 2 फ्रंट वार, 2 मोर्चों पर जो लड़ाई की बात चल रही है, तो भारत को दोनों मोर्चों पर एक साथ मुकाबला करने के लिए हमें 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। तो वो अभी भारतीय वायुसेना के पास नहीं है। बिल्कुल, समय खत्म हो रहा, लिहाजा चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद। तो लिहाजा चिंता की स्थिति तो है बहुत ज़्यादा, और जैसे कह सकते हैं कि अगले कुछ सालों में, अगले 3-4 सालों में बहुत से स्क्वाड्रन और फेज आउट होंगे, लेकिन जो नए विमान आ रहे हैं उनकी रफ्तार भी है, क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ रफेल आएंगे कुछ सालों में, और ये भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीयों के लिए चिंता की बात हो सकती है। कपिल सर, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो लोग जी आपका बहुत धन्यवाद, संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो IDA में आज इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।